सिसोली किसानों की राजधानी, एक आंदोलनकारी और जलतकारी कस्बा। हालांकि नगर पंचायत चुनाव में अभी 2.5 वर्ष का समय शेष है, लेकिन फिर भी नगर पंचायत सिसोली में 2 तिरंगा यात्रा होने से चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक जी भी सिसोली में अति सक्रिय हैं। वहीं सिसोली में विनीत बालियान ने भी नगर पंचायत चुनाव लड़ने की कमान संभाल ली है। आज बात करने के लिए हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम सुनी अनसुनी में हमारे पहले मेहमान नगर पंचायत सिसोली से चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार एवं छात्र नेता विनीत बालियान जी हैं। विनीत जी, स्वागत है आपका वासुदेव डिजिटल डेस्क पर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आपको, आपने अपने स्टूडियो पे मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत जी, नगर पंचायत सिसोली से 6 प्रत्याशी पहले से ही मैदान में है, तो क्या आपको जरूरत पड़ी नगर पंचायत के चुनाव में आने की, नगर पंचायत के चुनाव को लड़ने की? देखिए अनुज जी, मैं पिछले लगभग 17-18 साल से राजनीति और समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ और छात्र राजनीति से मैंने अपना जीवन शुरू किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। तो मेरठ कॉलेज और CCS यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ चुनाव होते थे या जो भी छात्र राजनीति होती थी, छात्र हित के जो मुद्दे होते थे, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वो लड़ाइयाँ लड़ी हैं छात्र हितों की। तो धीरे धीरे अब जब भाजपा में आया तो भाजपा से फिर समाज सेवा से जुड़ा और समाज सेवा से जुड़ने के बाद मुझे पद भी मेरी पार्टी ने दिया, क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य का, जहां पश्चिम की हमारी एक टीम बनती है युवा की, उसमें मैं एक मेंबर के रूप में कार्य करता हूं। तो वहां से मैं फिर देखता रहता था सिसोली हमारा जो कस्बा है वो एक ऐतिहासिक कस्बा है। मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं, लगभग मुझे 20-22 साल हो गए हैं कि सिसोली जो 22 साल पहले थी 2004 में जब मैं मेरठ गया था, आज भी उस सिसोली की वही व्यवस्था है और जो मूलभूत सुविधाएं थी उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ और जो वहाँ का स्ट्रक्चर था, जो पर्यावरण, जो वहाँ का माहौल, वो सब आज भी ऐसा का ऐसा ही हो। बल्कि मैं तो कहूँगा कि पिछले कुछ समय से और डाउनफॉल मेरे कस्बे में आया है, जिसकी विश्व में पहचान है। पूरा विश्व जिस कस्बे को जानता था, राजधानी के नाम से बोला जाता था, आज वो एक गाँव की तरफ अग्रसर है। अगर अब बदलाव ना आया तो कुछ दिनों बाद हमें वहां पर कस्बा नहीं गांव कहना पड़ेगा। नीचे राजनीतिक चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ अपने बारे में बताएं, अपनी शिक्षा के बारे में बताएं, अपने रोजगार के बारे में बताएं, ताकि सिसोली की जनता को आपसे व्यक्तिगत रूप से परिचित होने का मौका मिले। अनुज जी, मैं MJ/MC LLB और MA पॉलिटिकल साइंस से मास्टर ग्रेजुएट हूँ मेरठ कॉलेज से। और इसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था इंडियन एयरफोर्स में। तो कुछ दिन वहाँ रहने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं नौकरी के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ और करना है। तो वहाँ से मैं छोड़ के आ गया था 2009 में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने अपना काम शुरू किया, मेरा रियल एस्टेट का काम है और मैं एक रेस्टोरेंट भी मेरा है मेरठ में, तो वो काम तो मैं रन करता ही हूँ, उसके साथ साथ मैं सामाजिक सेवाओं में भी लगा रहता हूँ। तो धीरे धीरे मुझे पढ़ने का अवसर मिला शहीद भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, जो हमारे रियल हीरोज हैं। तो जो आपने जानकारियां दी हैं विनीत जी, सीधा उसका ये संदेश है कि पैसा कमाने के लिए तो आप राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे सामाजिक सार्वजनिक जीवन में समाज कल्याण की आपकी एक उसके अंदर सोच है। तो मेरा अगला सवाल है, जैसे पिछले पंचायत चुनाव में जीत के काफी करीब पहुंच चुके एक भाजपा नेता को रोकने के लिए आप पर आरोप लग रहा है कि उमेश मलिक जी, जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं सिसोली से, वो कहीं ना कहीं उन नेता को रोकने के लिए आपको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी और उमेश मलिक जी की पटरी सही से नहीं बैठती है।
वो तो मैं नहीं जानता अनुज जी कि किसका किसके साथ संबंध है, किसका किसके साथ नाता है। मेरा देश स्वतंत्र है और देश में कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र है और यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मैं कहीं भी जाकर कोई चुनाव लड़ सकता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई किसी का रास्ता नहीं रोकता। दूसरा अपनी बात कहता है, मैं अपनी बात कहूंगा, मैं अपने विचारों को अपने लोगों तक लेके जाऊंगा, अपनी चीजें बताऊंगा। उन्हें पसंद आए ना पसंद आए वो उनकी बात है, लेकिन मैं जनता दर्शन के लिए आया हूं। मैं उनके चरणों में जाके उन्हें अपनी चीजों को बताऊंगा, मैं इस कस्बे के लिए क्या कर सकता हूं। रही बात उमेश मलिक जी की, उमेश मलिक जी तिरंगा यात्रा एक हमारे यहाँ हुई थी कस्बा सिसोली में, और वो भव्य तिरंगा यात्रा हुई। उसमें कोई पार्टी का, कोई किसी दल का कोई झंडा नहीं था, वहां सिर्फ तिरंगा झंडा था। और उमेश मलिक जी काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, वो पूर्व विधायक रहे हैं, तो उन्होंने भी जो है उसमें बड़ा प्रतिभाग किया और वो हमारे मुख्य अतिथि थे उस तिरंगा यात्रा के। अब उसे कौन किस तरीके से लेता है वो मैं नहीं बता सकता, वो तो वही बताएंगे जो लोग ऐसा सोचते हैं या कोई किसी तरीके का आपस में कटाक्ष करते हैं या कुछ और कहते हैं। विनीत जी, सिसोली में लगभग 7 से 8 प्रत्याशी ऐसे हैं जो नगर पंचायत चुनाव के लिए दावेदारी में है और अधिकांश प्रत्याशियों की पसंद है कि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल उन्हें मिले। तो ऐसा क्यों है कि लगभग सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप टिकट के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखिए, टिकट तो बाद की बात है। मैं टिकट तो जब चुनाव आएंगे तब सभी दावेदारी करेंगे, हम भी दावेदारी करेंगे, वो कल का मुद्दा है। लेकिन मेरा पहला मुद्दा ये है कि मैं अपने कस्बे को बता सकूं कि हमारी जो जरूरतें थी, हमारा जो माहौल था, हमारे युवा किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा किसान किस दिशा में जा रहा है। विनीत जी, जिस कस्बे से आप जुड़े हुए हैं वहाँ का नेतृत्व, वहाँ से एक आवाज यदि उठती है तो पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई पड़ती है। तो क्या ऐसा कारण है कि 1928 से कस्बा होते हुए सिसोली मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है? कोई बेहतर रोड कनेक्टिविटी वहां पर नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हों, प्रदेश के मुख्यमंत्री हों और अन्य राजनीतिक सामाजिक हस्तियां हों, उनका आना जाना लगातार सिसोली में बना रहता है। अभी 24 तारीख में जम्मू और कश्मीर के माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी सिसोली आ रहे हैं, तो वीआईपी मूवमेंट वहां पर लगातार रहता है। उसके बावजूद भी सिसोली कस्बा विकास की दौड़ में क्यों पिछड़ गया? इसका क्या मुख्य कारण आप मानते हैं? मैं मुख्य कारण ये मानता हूं, अगर हमारे यहाँ कोई भी सरकार का प्रतिनिधि आता है तो हमें उस सरकार के प्रतिनिधि से अपनी जरूरतों को बताना पड़ेगा और उनसे वो व्यवस्थाएं लेनी पड़ेगी। जो इस तरीके के व्यक्ति हैं जो सरकार के साथ हमें तालमेल मिलाना है, वो तालमेल हम मिला नहीं पा रहे हैं। तो माने जो आप बात कर रहे हैं, हमारे चौधरी साहब हैं और पूर्व महात्मा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हैं, मैं उनको नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं ऐसी महान हस्ती को। और यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर तो उस समय मैं छोटा था तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इनके दौरे हमेशा लगे रहते थे। तो मैं नहीं कह सकता कि क्या रहा होगा और क्या व्यवस्था बनी होगी, लेकिन अब हम सबको मिलके, साथ मिलके एक ये कार्य करना पड़ेगा कि जो हमारी चारों व्यवस्थाएं ठप हैं, हमें उन पे काम करना पड़ेगा और सरकार के साथ मिलके हमें वो व्यवस्थाएं सुदृढ़ बनानी पड़ेगी और उन व्यवस्थाओं को अपने कस्बे तक लेके आना पड़ेगा। विनीत जी, पिछले 2-3 दशकों से सिसोली की जो राजनीति है वो एक बार एक प्रत्याशी को चुन लेती है, अगले चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को चुन लेती है। ऐसा भी नहीं है कि कोई नया प्रत्याशी सामने नहीं आया, बहुत से लोगों ने चुनाव लड़ने की कोशिशें की, चुनाव लड़े भी, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि सिसोली की जनता बार बार इधर या उधर नया प्रत्याशी या नया कोई चेहरा सिसोली की जनता को पसंद क्यों नहीं आ रहा है? आम रूप से मैं देखता हूँ युवाओं में भी एक बात है कि राजनीति का जब भी जिक्र होता है तो हमारे बुजुर्ग भी, हमारे युवा भी एक बात करते हैं कि राजनीति तो बड़ी गंदी चीज है, राजनीति कीचड़ की तरह है। लेकिन मैंने जब शहीद भगत सिंह को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक युवा को राजनीति में प्रतिभाग करना चाहिए। राजनीति में प्रतिभाग नहीं करेंगे तो हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा जो कैंडिडेट आया है, ये जो हमारे
चुनाव में है, इसका चुनाव हमें कैसे करना है और किन बातों पे चुनाव करना है, ये हमारे बुजुर्ग को भी, हमारे बड़े को भी सोचना पड़ेगा और युवा को भी सोचना पड़ेगा। जो पिछले प्रत्याशी आए हैं, रहे हैं, मैं सबसे बड़ा उनमें थोड़ा सा शिक्षा का भाव मानता हूँ। जो व्यक्ति शिक्षित होगा, जो व्यक्ति पहुंच रखने वाला होगा, वो आपके कस्बे को बहुत आगे तक लेके जाएगा। और उन सब चीजों की पिछले 22-23 सालों में कमी रही है। हमारे जो पिछले प्रत्याशी रहे हैं, वो मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से उनकी पहुंच वहां तक नहीं रही जहां से हमें चीजें लेके आनी थी। नहीं विनीत जी, सिसोली कस्बे में भारतीय जनता पार्टी का जो स्थानीय नेतृत्व है, 2 किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं, एक वहां पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ही आप चेहरा हैं। तो कैसे आप वहां के स्थानीय नेतृत्व से तालमेल बिठाकर चुनावी यात्रा को अपनी शुरू करेंगे? नहीं, चुनाव एक ऐसी चीज है कि आपका सामाजिक दायरा, आपका जो आपस का संस्कार है वो बना रहना चाहिए और राजनीतिक व्यवहार आपका हमेशा बना रहना चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, वो भी प्रतिद्वंदी हैं तो क्या हुआ, वो भी मेरे कस्बे के रहने वाले लोग हैं और मैं भी, मेरा उनसे भी आना जाना है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो अपनी बात कहेंगे जनता को, मैं अपनी बात कहूंगा। जिसे जनता पसंद करेगी, जो जनता जनार्दन है, जनता ईश्वर के समान है, जिसे जनता पसंद करेगी वो आगे निकल जाएगा। तो जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? जीत और हार तो बाद की बात है, लेकिन मैं जिस कारण ये चुनाव लड़ने आया हूं, पहले मैं वो सब चीजें अपने लोगों तक पहुंचा दूं, अपने युवाओं तक पहुंचा दूं और उन्हें बता दूं कि हमारी मूलभूत चीजें क्या थी और हम क्या हो गए हैं। अगर ये चुनाव परिवर्तन ना हुआ, अगला चुनाव परिवर्तन ना हुआ, तो शायद कस्बा सिसोली एक गांव की तरफ है और वो गांव बन जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सिसोली अगले चुनाव के बाद अगर एक अच्छा परिवर्तन नहीं हुआ तो गांव की श्रेणी में सिसोली आ जाएगा। विनीत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सिसोली को तहसील बनाने का वादा किया था। जब वो जीत कर आए तो उन्होंने इसके लिए प्रयास तेज किए और आप जानकर हैरान होंगे कि सिसोली से जुड़े हुए गांव भी इस पक्ष में नहीं थे कि सिसोली तहसील बने और हमारा आवागमन सिसोली से बढ़े। तो ऐसा क्या कारण है कि सिसोली के सीमावर्ती गांव भी सिसोली को तहसील बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे? क्या वातावरण सिसोली का ऐसा नहीं है कि वहां से स्थानीय लोग अपने आप को जोड़कर अच्छा महसूस कर सकें? कैसी क्या दिक्कतें हैं कि सिसोली से स्थानीय जो सीमावर्ती गांव हैं वो भी जुड़ने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, इसमें मेरा एक मत है। प्रत्येक गांव का लोग अलग अलग अपनी भावनाएं रखता है। वो कोई पक्ष में भी हो सकता है, कोई विपक्ष में भी हो सकता है, कोई पक्ष में होगा, कोई विपक्ष में होगा। लेकिन ये प्रयास अच्छा था और ये बन जाना चाहिए था। लेकिन मेरी नजर में ये है कि सिसोली को कम से कम तहसील तो होना ही चाहिए। अब किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, उस पे मैं नहीं जाना चाहता। आगे जो प्रयास होगा, हम उन सीमावर्ती गांव से मिलकर बैठकर बात करेंगे और उनके जो जनप्रतिनिधि होंगे उनसे बात करके सिसोली को तहसील जरूर बनाएंगे। यदि आप चुनकर आते हैं तो कुछ आपकी प्राथमिकताएं आपने तय की होंगी जो आप कस्बे के लिए विकास कार्य कराना चाहेंगे। तो ऐसी कौन सी आपकी प्राथमिकताएं हैं? जनता जनार्दन के बीच आप जा रहे हैं, लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, तो हमारे माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे सिसोली की जनता को कि क्या परिवर्तन आप लाएंगे और आपकी प्राथमिक सूची में कौन से मुद्दे हैं? अनुज जी, मैं बता देता हूँ, मेरी प्राथमिक सूची मैंने बना रखी है। मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम सिसोली को तहसील बनाने की रहेगी, जिससे रोजगार भी आए। और जो आज हम बुढ़ाना हमारी तहसील है, हम वहाँ पर जाते हैं, हमारे किसान भाई हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, अगर उन्हें कोई कार्य होता है तो वो एक दूरी तय करते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं। अगर तहसील बन जाए तो घर में आना जाना हो जाएगा, रोजगार भी मिल जाएगा लोगों को। तो तहसील बनेगी तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा मेरे सिसोली का, पहली बात।
दूसरी बात मैं शिक्षा की करूंगा। शिक्षा में मेरे दो मुद्दे हैं। एक तो जो हमारा डिग्री कॉलेज है, मैं उस डिग्री कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज लाना चाहता हूँ। दूसरा, दो हमारे इंटर कॉलेज हैं, जनता इंटर कॉलेज और डीएवी इंटर कॉलेज, जो लड़कों के लिए है और को एजुकेशनल है। तो उनमें मैं लाना चाहता हूं कि या तो जनता इंटर कॉलेज में डिग्री कॉलेज बन जाए या फिर डीएवी इंटर कॉलेज में डिग्री कॉलेज आ जाए। वहां पर पर्याप्त जगह भी है। वो मेरा दूसरा प्रयास रहेगा शिक्षा के माध्यम से। तीसरा, मैं शिक्षा में एक और बदलाव लाना चाहता हूं। जो मेरे सिसोली कस्बे के युवा हैं और प्रतिभाशाली युवा हैं, यहाँ पर मैं एक रोजगार मेला लगवाया करूंगा, जिससे कि मेरे प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार की व्यवस्था उनके घर पर ही मिलेगी। ये मैं शिक्षा में करना चाहता हूँ। आजाद आपके ही पड़ोस का गांव है भोरा कला, माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूँ। जी, जी। बहुत तेजी से वहां पर एक बहुत बड़ी मार्केट डेवलप हो रही है। जी, जी। और सिसोली की मैं बात करूं तो बाजार सुनसान हो रहे हैं धीरे धीरे। पलायन की तो आपने बात उठाई ही है, लेकिन जितनी तेजी से आपने भोरा कला में देखा है कि एक बहुत बड़ी मार्केट डेवलप हो रही है, तो सिसोली के लिए तो बड़ी चुनौतियां आने वाले समय में हो जाएंगी व्यापारियों के लिए भी, क्योंकि एक बड़ा तबका शाहपुर की मार्केट में जाता है। लोगों के पास अब ट्रांसपोर्ट के साधन हो गए हैं, तो शहर को मुजफ्फरनगर और शामली भी आना जाना लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं सिसोली की जो मार्केट है वो ठंडी हुई है, लोगों की आवाजाही सिसोली की बाजार में कम हुई है। तो इस चुनौती से आप कैसे निपटेंगे? अनुज जी, आप सही कह रहे हैं कि जैसे पिछले कुछ समय में भोरा कला का बाजार बहुत अच्छा डेवलप हुआ है और वहां पर कनेक्टिविटी ऐसी है कि एक चौराहा है जिससे कई रोड कनेक्ट करती है। मैंने वही बात कही कि एक बड़ी सड़क जब आ जाती है, एक 4 लेन हाईवे जब आ जाता है, तो आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब कनेक्टिविटी बढ़ जाती है तो व्यापार अपने आप बढ़ जाता है। तो मेरा सर्वप्रथम जो मेरा ध्यान है, एक अच्छी कनेक्टिविटी सबसे पहले मैं सिसोली को दूं, और जब कनेक्टिविटी मिलेगी व्यापार ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाएगा। व्यापार पे मेरा तो सबसे बड़ा फोकस है। दूसरी चीज, हमारा जो बाजार है, एक उसमें बड़ी समस्या ये आती है कि बरसात में पूरा पानी भराव हो जाता है और नदी बन जाती है पूरा कस्बा। मेरा जो कस्बा है वो एक नदी में परिवर्तित हो जाता है पूरा बाजार। तो उस पे मेरा सबसे बड़ा फोकस है। मेरा ये फोकस है कि या तो मैं उसे, जिस दिन ईश्वर ने मौका दिया, आप भाइयों का साथ रहा और मुझे कोई जिम्मेदारी मिली, तो मैं उसके एक सुदृढ़ व्यवस्था ये करूंगा कि उसमें एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी तैयार किया जाएगा, और जो हमारा नाला है उसे पक्का करके उसकी निकासी करने का काम हम करेंगे, जो फिलहाल पिछले कुछ सालों से नहीं हो रहा है, और उससे पूरा बाजार परेशान रहता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले युवा की बात करी, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग में एक बहुत बड़ा नौजवान तबका बर्बादी की ओर है। अभी कल ही भारत सरकार संसद में कानून लेकर आई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं भी देखता हूं और आप भी देख रहे होंगे कि एक बहुत बड़ा नौजवान बेरोजगारी की वजह से बहुत बड़ा तबका ऑनलाइन गेमिंग में अपने भविष्य को, अपने घर को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तो उसके लिए सिसोली के नौजवान उस बीमारी से या उस समस्या से या उस मोहजाल से बचें, तो ये वासुदेव डिजिटल भी आपसे अपील करता है कि आप एक इसके लिए विशेष अभियान चलाएं। आप अपने स्तर से इस समस्या के हल के लिए क्या कर सकते हैं? इसमें एक, आप सही कह रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग बड़े पिछले कुछ समय से एक बड़ी व्यथा की बात है कि हमारा देश का युवा जो पढ़ाई की ओर अग्रसर था और खेलकूद की ओर अग्रसर था, वो ऑनलाइन गेमिंग में ज़्यादा जा रहा है। इस पे हम एक जन जागृति मिशन तैयार करना पड़ेगा, और जन जागरण करके हम लोगों को जागृत करने की, अपने युवाओं को जागृत करने की व्यवस्था करेंगे, जिससे उनमें एक मैसेज जाएगा और रोजगार की तरफ प्रेरित करेंगे, खेल की तरफ प्रेरित करेंगे और पठन पाठन की तरफ प्रेरित करेंगे। युवाओं में हमें जाना पड़ेगा और उनको एक अच्छा मैसेज देना पड़ेगा कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है, ये आपके लाइन का कार्य नहीं है। जैसे मैं आपको अपनी बता दूं अनुज जी, जब मैं 16, 17, 18 साल की उम्र में था, तो खेल हमारा बड़े चरम पे था उस समय।
शारीरिक खेल हम खेलते थे, जैसे क्रिकेट, जैसे फुटबॉल, जैसे कबड्डी और आपका और कई सारे खेल थे, बैडमिंटन वगैरह। लेकिन मैं पिछले कुछ समय से देखता हूँ कि एक दो खेल को छोड़ के बाकी सब युवा फोन में ज्यादा लगे रहते बिल्कुल। हैं, और फोन एक ऐसी महामारी है जो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रही है। तो उस पे मैं और अच्छे से बैठ के एक बार पूरा बना के इसे एक परफॉर्मा तैयार करूंगा, और इस पे काम काम करेंगे हम जल्दी ही, और आपको बताएंगे अनुज जी कि इस पे हम कहाँ तक पहुंचे हैं, और युवाओं को हम दिशा देने का काम करेंगे और इस चीज से दूर करने का काम करेंगे। विनीत जी, सिसोली में एक प्राथमिक चिकित्सालय है और बड़ा कस्बा है, करीब 9-10 हजार तो वहां पर वोटर ही हैं। आसपास के गांव में भी कोई अस्पताल नहीं है। यदि कोई छोटी सी भी किसी को समस्या होती है तो मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है, अन्यथा शामली जाना पड़ता है। प्राथमिक चिकित्सा की भी सुविधा सिसोली में नहीं है। एक बड़ी चुनौती ये है, तो इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? हमारे यहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करके है, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कभी किसी जनप्रतिनिधि ने उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे ख्याल से 25 साल के करीब उसे हो गए होंगे, और जैसा वो मृत अवस्था में तब था जब मैं यहाँ से गया था, आज भी वो वैसा ही है। और इस चिकित्सालय को हम जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी, और जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे मशीन है, एडमिट करने की व्यवस्था है, अगर मुझे मौका मिलता है तो शायद मैं अपने किसी भी गरीब व्यक्ति को या कमजोर व्यक्ति को, या जो मेरा जरूरत वाला व्यक्ति है, जिसे चिकित्सा हम सिसोली में ही चाहिए और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो मैं इसे बिल्कुल सुदृढ़ रूप से चलवाने की पूरी मेरी एक प्लानिंग होगी, और इसे मैं और ज्यादा अपग्रेड करने की तैयारी करके इस काम को मैं करूं। विनीत जी, हमारे क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि चुनाव जब आते हैं तो आपस में दलगत राजनीति के कारण एक बहुत जबरदस्त तनाव युवाओं के बीच में पनप जाता है। पहले फिर धीरे धीरे वो गैप कम होता है, फिर चुनाव आ जाता है, तो कहीं ना कहीं गुटबंदी कस्बे में युवाओं के बीच में दिखाई देती है। चुनाव के कारण भी, अन्य भी और भी उसके कारण हो सकते हैं। तो उस गुटबंदी को, जो युवाओं के बीच में विभिन्न वर्ग बने हुए हैं, गुट बने हुए हैं, धड़े बने हुए हैं, तो किस तरीके से आप सामंजस्य बिठाने का प्रयास करेंगे ताकि सभी युवा एक सुर में एक साथ खड़े हुए हों, स्वयं को एक महसूस करें, सिसोली वासी महसूस करें, उनके अंदर कोई गुटबाजी न हो, कोई धड़ा न हो। तो इस दिशा में आपका क्या प्रयास है कि युवाओं की एकजुटता के लिए किस तरीके से आप काम करेंगे? मेरा प्रत्येक युवा से ये कहना है कि जो राजनीतिक रूप से आपस में प्रतिद्वंदता होती है और उसमें आपस में समर्थकों की भी आपस में दुश्मनी हो जाती है, तो एक स्वस्थ मानसिकता से हम एक प्रतिस्पर्धा में जाएं और एक दूसरे से ना कोई दुश्मनी रखते हुए अपनी बात जनता से कहें, युवाओं से कहें, हम मेरे बुजुर्गों से कहें, माताओं बहनों से कहें कि मैं क्या करने वाला हूं और मेरे पास क्या योजनाएं हैं मेरे कस्बे के लिए, वो सब हमें बताना है। और किसी भी प्रतिद्वंदी को मेरी तरफ से तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, मैं तो एक स्वस्थ मानसिकता से इस प्रतिस्पर्धा में जा रहा हूं। और अगर किसी को मेरे विचार से, व्यवहार से कोई दिक्कत होती है तो वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि मेरे विचार व्यवहार से किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना है। दूसरा, एक जेई का भी वहां पर मसला रहा था, तो उस मसले को किस तरीके से आपने हल किया? आप सही कह रहे हैं अनुज जी। मुझे एक मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका फोन आता है, वो मुझे बुलाते हैं कि एक बड़ी समस्या इस कस्बे पे है, आप एक बार मिल लीजिए, बैठ लीजिए, बात कर लीजिए। खैर हम दोनों तीनों लोग बैठते हैं, बात करते हैं। तो बात करने में पता चलता है कि अनुज जी बड़ी एक विकट परिस्थिति ये थी, मैं आपको बताऊं कि किसान और जवान को हम हमेशा पूछते हैं कि वो है ना, जय जवान जय किसान। तो जब किसान पे संकट आएगा तो पूरे देश पे संकट आएगा। तो किसान पे एक संकट ये था कि जिसके खेत में वो जर्जर तार टूट कर गिरा, उसका खेत जला, उसका नुकसान हुआ, और
उन जेई साहब की महानता देखिए कि उन्होंने 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुलाई और उस गरीब व्यक्ति पे मुकदमा कराया और उसे थाने में और जहां उसकी जमानत हुई बेइज्जत किया गया। तो मुझे पता चला, मैंने उनकी लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ने में हमारा सहयोग हमें ऊपर से भी हुआ और हमने उस लड़ाई को लगभग 25 दिन लड़ा और उस लड़ाई में हम जीते। आपने देखा भी होगा, उसमें एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था। नहीं, मैं इसे बड़ी उपलब्धि इसलिए मानता हूं कि तमाम दिन ऐसी खबरें आती हैं कि प्रदेश सरकार के मंत्री तक जेई से कोई काम निकलवाने में फेल हो रहे हैं और इस वजह से सरकार की किरकिरी भी हो रही है। एक लाइनमैन भी कब्जे से बाहर है। ऐसी परिस्थितियों में आपने जेई को वहां से स्थानांतरित कराया, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि आपके खाते में जुड़ गई है। इसके साथ साथ जो सिसोली का गरीब तबका है, जो अपने आप को पिछड़ा महसूस करता है और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से वो समाज, वो तबका पिछड़ा है, तो उनको आप समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या विशेष प्रयास करेंगे? शहीद भगत सिंह ने एक लाइन कही थी, मैं आपको याद दिला दूं कि मैं एक मानव हूं और मानवता को जहां भी कोई दिक्कत होगी मुझे उससे मतलब है। तो मैं एक इंसान तो हूं ही, अगर मेरे किसी भी छोटे व्यक्ति को, गरीब शोषित वंचित व्यक्ति को कहीं भी मेरी जरूरत पड़ेगी, रात और दिन में मैं उसके लिए खड़ा मिलूंगा। अगर उसे कोई परेशान करेगा, उसे कोई दिक्कत करेगा, तो मैं आपको बता दूं, मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा और मैं उसके लिए खड़ा होने की काम करूंगा और उसकी ताकत बनने का काम करूंगा। और मुझे आए दिन फोन भी आते रहते हैं, कुछ उनके आपस के विवाद होते हैं या उन्हें कुछ परेशानी होती है, समस्या होती है। मैं, अगर मुझे अपना काम भी छोड़ना पड़ता है, मैं मेरठ से, अगर मैं मेरठ में हूँ, मैं मेरठ से भी बहुत जल्दी गाँव कस्बे में पहुंच जाता हूँ और उनकी मदद करने का काम। मदद क्या करता हूँ, मैं तो उनका जनसेवक हूँ, मुझे तो करना है। मैं जब किसी पद पे नहीं था, मेरठ मेरे पास जो भी व्यक्ति जाता था, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, मैं हमेशा उसके लिए खड़ा रहता था। आपको पता भी होगा अनुज जी कि मेरठ में जब मैं रहा हूँ, मुझे कोई पद का कोई लालच तो है नहीं, ना मुझे, अब भी मैं किसी पद के लिए नहीं आया हूँ। हाँ, मैं अपने कस्बे की जो व्यवस्था खराब होती देखी है, तो मुझे पता है कि ये अंतिम प्रयास होगा हमें इस कीचड़ से निकालने का, इस कस्बे को, जहां हमारा ये कस्बा फंसा हुआ है। कस्बे को आज मेरी जरूरत है या मेरे जैसे शिक्षित व्यक्ति की जरूरत है, तो मैं आ गया और मुझे आना भी चाहिए था। हम किसके लिए जीते हैं अनुज जी? हमें तो जीना ही दूसरों के लिए होता है। परोपकार हमारे यहाँ सर्वप्रथम होता है कि हम दूसरों के लिए जीते हैं। और अगर कस्बा ठीक हो जाएगा, कस्बे का प्रतिनिधित्व ठीक हो जाएगा, तो मैं मानता हूं प्रत्येक व्यक्ति ठीक हो जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार और व्यापार सब चीजें ठीक हो जाएंगी उसकी। और मेरा मानना यह है कि मैं जिस दिशा में चला हूं, आप लोगों का साथ है और सब भाइयों का साथ है, मैं उस दिशा में चलता रहूंगा, निरंतर बढ़ता रहूंगा और जो मेरे साथ आते रहेंगे उनका साथ लेता रहूंगा, उनका आशीर्वाद लेता रहूंगा और अपनी बात कहने की कोशिश कहीं ना कहीं करता रहूंगा। देखिएगा विनीत जी, सिसोली का में लगभग 7 से 8 प्रत्याशी हैं और अधिकतम भारतीय जनता पार्टी से हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सिसोली का अल्पसंख्यक तबका अपने को नेतृत्वहीन समझ रहा है। उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर एक छटपटाहट है, एक डर है। तो अल्पसंख्यकों के लिए आपके पास क्या योजना है? अल्पसंख्यक भी खुलकर रह सकें, अल्पसंख्यक भी समाज की मुख्य धारा से अपने को जोड़कर चल सकें। हालांकि योगी जी के शासन में इस बात को सभी मानते हैं कि गुंडागर्दी का पूरी तरीके से अंत हुआ है, सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र को लेकर सरकार चल रही है, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक वर्ग अभी भी अपने आप को अपना जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहा है सत्ता के लोगों के साथ। तो आप अल्पसंख्यक समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए, उनका विश्वास, उनका भरोसा अर्जित करने के लिए क्या प्रयास आपके रहेंगे? क्या आपका रोड मैप होगा? आप सही कह रहे हैं अनुज जी। कस्बे की हालत मैं देखता हूं तो अल्पसंख्यक समाज भी बड़ा डरा हुआ है और आपको मैं बताऊं तो कुछ लोग सामाजिक ताना बाना, सामाजिक माहौल खराब करने का काम वहां पे करते हैं और उल्टी सीधी बातें किसी के माध्यम से कहते हैं।
तो वो भी मैंने चीज देखी है वहाँ पे। और मैं अल्पसंख्यक समाज में घूमा हूँ, एक भाईचारा कायम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने तो बचपन से पढ़ा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। तो ये तो एक बड़ा मुद्दा आपने मुझे याद दिलाया है कि जो वाकई मेरे कस्बे की एक बड़ी समस्या है। हाँ, मैं जा रहा हूँ मेरे मुस्लिम भाइयों में भी और उनसे बात कर रहा हूँ, और मैं तो सिर्फ और सिर्फ भाईचारे का पैगाम लेकर बढ़ा हूँ और सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करने की मैं बात करता हूँ। अगर कहीं भी मेरे मुस्लिम भाइयों को या अल्पसंख्यक समाज को मेरी जरूरत कहीं भी पड़ेगी भाईचारा कायम करने की, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम करने की, तो मैं अग्रणी भूमिका में रहूंगा। अनुज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कस्बा सिसोली में बड़े पुराने टाइम से मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों को राम राम करते हैं और हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों की राम राम लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को किसी की आस्था को आहत करने का कोई अधिकार इस देश में नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं ईश्वर को मानता हूँ और मेरे मुस्लिम भाई अल्लाह को मानते हैं। ठीक है, मान्यता अलग हो सकती है, लेकिन इंसानियत तो एक ही है। वही व्यवहार उनका है, ना हिंसा की बात वो करते हैं, ना हिंसा की बात मैं करता हूँ। और हम दोनों ईश्वर अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, तो हमें भाईचारे से हमारे कस्बे में रहना चाहिए। और जो कुछ लोग हैं जो इस भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करते हैं या अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी सभी को पता है। लेकिन मुझे अगर मेरी कहीं जरूरत पड़ेगी इस भाईचारे को कायम करने की, तो मैं समय से पहले उपलब्ध रहूंगा और अग्रणी भूमिका निभाऊंगा। अगर मेरा देश भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का है, तो इतना ही अशफाकुल्ला खां का भी है। तो आस्था की तो सबको एक स्वतंत्र अधिकार है कि ये मानना तो कोई खत्म नहीं कर सकता। ये इंसानियत है, इंसानियत आपस में बरकरार रहनी चाहिए। जो नियम कानून है, जो हमारा संविधान है, उसके अनुरूप सभी को चलना चाहिए। तो आज के हमारे कार्यक्रम सुनी अनसुनी में हमारे साथ थे नगर पंचायत सिसोली से चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार विनीत बालियान। बड़ी बेबाकी से इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। जल्द ही किसी खास सेक्शन से आपको फिर रूबरू कराते हैं।